स्टार वॉर्स विजन्स। स्पेशल एनिमेटेड शो में जापान के 7 एनिमे स्टूडियोज स्टार वॉर्स यूनिवर्स को अपने अंदाज में दिखाएंगे, इसलिए इसका हर एक एपिसोड दिखने में अलग लगता है। कभी क्लासिक मांगा स्टाइल, कभी विंटेज एस्ट्रो बॉय स्टाइल, तो कभी मॉडर्न एनिमे स्टाइल। सीजन 1 के 9 एपिसोड्स में दिखाई सारी कहानियां स्टार वॉर्स यूनिवर्स से इंस्पायर्ड हैं, बट ये करंट लाइव एक्शन स्टोरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं। इसे स्टार वॉर्स का एक्सटेंडेड या अल्टरनेट यूनिवर्स समझ लो। एपिसोड 1 द डुएल। ये कहानी है स्टार वॉर्स यूनिवर्स के एक रोनिन सामुराई की। ये वाला एपिसोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्टूबर में रोनिन की स्टोरी पर स्टैंड अलोन नॉवेल भी रिलीज होगी। फर्स्ट ऑर्डर के खात्मे के बाद रोनिन नाम का एक सामुराई अपने ड्रॉइड के साथ एक छोटे से गांव में चला गया। जल्दी रोनिन को पता चला कि यहाँ एक सिथ लॉर्ड अपने स्टॉर्म ट्रूपर्स के साथ गांव वालों पर अत्याचार कर रही थी। रोनिन उसके ड्रॉइड्स को मरम्मत करने एक लोकल बंदे के पास छोड़कर उस सिथ से लड़ने चला गया। ये एनिमे में जब तक किसी हथियार को एक्स्ट्रा ना दिखा लो मजा नहीं आता। इंट्रोड्यूसिंग द अम्ब्रेला लाइट सेबर। पहले सबको लगा कि रोनिन शायद एक जेडाई होगा, बट फिर सारे इसकी रेड लाइट सेबर को देखकर हैरान हो गए, इंक्लूडिंग वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड सिथ लॉर्ड। फिर रोनिन ने अपने स्किल्स और दिमाग की मदद से उस सिथ को मार दिया। रोनिन का सिग्नल मिलते ही उसके ड्रॉइड ने गांव में बसे सारे स्टॉर्म ट्रूपर्स को भी ठिकाने लगा दिया और उनकी जान बचा ली। एंड सीन में हमने देखा कि रोनिन सिथ्स का शिकार करके उनके काइबर क्रिस्टल ट्रॉफीज की तरह जमा कर रहा था। जाने से पहले इसने यहाँ से मिले एक रेड काइबर क्रिस्टल को गांव वालों के हवाले कर दिया। अपैरेंटली ये काइबर क्रिस्टल बुरी शक्तियों से इनके गांव को दूर रखेगा। ये वाला कैरेक्टर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। रोनिन की सारी कहानी तो आने वाली स्टैंड अलोन नॉवेल में ही पता चलेगी। एपिसोड 2 टैटूइन रैप्सोडी। टाइटल सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये इस सीरीज का म्यूजिकल एपिसोड है। क्लोन वॉर्स के दौरान जे नाम का एक जेडाई पैडवन गी द हट से मिला। जे लड़ाई से भाग रहा था और गी स्टार वेवर नामी रॉक बैंड का लीडर था। फिर जे ने अपनी जान बचाने जेडाई लाइफ को छोड़कर गी के बैंड को ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे जे इनके बैंड का मेन सिंगर बन गया और स्टार वेवर अब सारी गैलेक्सी में फेमस हो गया। ऐसे ही कॉन्सर्ट के दौरान बाउंटी हंटर बोबा फेट ने इनके ऊपर हमला कर दिया। बोबा फेट यहाँ पर जावा द हट के कहने पर गी को लेने आया था। गी ने हट फैमिली का मेंबर होने के बावजूद भी उनके क्रिमिनल बिजनेस को ठुकरा कर म्यूजिकल करियर चूज किया था। गी के इसी फैसले से गुस्सा होकर जावा उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन करना चाहता है। थोड़ा भागा दौड़ी के बाद बोबा ने गी को पकड़ लिया और उसे जावा के हवाले करने टैटूइन ले गया। जे ने अपने बाकी पार्टनर को समझाया कि उन्हें किसी भी कीमत पर टैटूइन जाकर गी को बचाना होगा। टैटूइन पहुंचकर जे ने जावा को बताया कि एग्जीक्यूशन सेरेमनी के पहले स्टार वेवर गी के लिए फाइनल सॉन्ग परफॉर्म करना चाहते हैं। जावा मान गया और इनका सॉन्ग वहां ही ऑडियंस के बीच सुपर हिट हो गया। गाना खत्म होते ही जे ने जावा को ऑफर दिया कि उसे गी को मारने की बजाय इनके बैंड का मेन स्पॉन्सर बनना चाहिए। स्टार वेवर की पॉपुलैरिटी को देखकर जावा उनका स्पॉन्सर बनने के लिए तैयार हो गया। हैप्पी एंडिंग। एपिसोड 3 द ट्विंस। एम्पायर के खात्मे के बाद डार्क साइड के कुछ डिओटीज ने सिथ नॉलेज को यूज करके 2 फोर्स सेंसिटिव ट्विंस बनाए, कारी और एम। बचपन से ही डार्क साइड की ट्रेनिंग मिलने की वजह से ये ट्विंस न्यू रिपब्लिक से नफरत करते थे। प्रेजेंट टाइम में बचे कुछ इंपीरियल फोर्सेस ने इन ट्विंस के लिए ये स्पेशल स्टार डिस्ट्रॉयर बनाया था जो पावर क्रिस्टल की मदद से न्यू रिपब्लिक प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्टार डिस्ट्रॉयर के उद्घाटन के दिन ही कारी ने बगावत कर दी और वो पावर क्रिस्टल चुराकर भाग गया। कारी ने अपने फोर्स विजन्स में देखा था कि ये डार्क साइड का रास्ता उसकी बहन की जान ले लेगा, इसलिए उसने अपनी बहन को बचाने ये बगावत की थी। एम की आर्मी ने कारी को पकड़ लिया और फिर दोनों भाई बहन कौन सही है और कौन गलत इस बात को लेकर डिस्ट्रॉयर के बाहर लड़ने लगे। कारी ने एम को अपने विजन्स के बारे में बताया, बट एम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। इनके बीच चली फोर्स सेंसिटिव लड़ाई के दौरान वो पावर क्रिस्टल 2 पार्ट में टूट गया। एक टुकड़े को एम ने अपने सूट में लगा लिया और दूसरे से कारी ने उसकी लाइट सेबर बनाई। भाई पहले तो ये मीम्स आते थे कि अगर स्टार वॉर्स एनीमे होता तो लाइट सेबर का फाइनल फॉर्म ऐसा दिखता। प्रीटी श्योर ये स्टूडियो उसी मीम को रिक्रिएट कर रहा था। एनीवेज, कारी ने उसकी लाइट सेबर और एक्स विंग के हाइपर ड्राइव की मदद से एम के क्रिस्टल और उस स्टार डिस्ट्रॉयर को तबाह कर दिया। धागे में दोनों भाई बहन अलग हो गए। एम को उसके ड्रॉइड ने बचा लिया और कारी टैटूइन पर आ गिरा। कारी ने खुद से वादा किया कि एक दिन वो जरूर अपनी बहन को डार्क साइड के चुंगल से छुड़ाएगा। एपिसोड 4 द विलेज ब्राइड। गैलेक्टिक एम्पायर के हमले के बाद ऑलमोस्ट सारे जेडाइज मारे गए और जो बच गए वो भी छुप छुप कर रहते थे। ये कहानी है ऐसी एक तड़ीपार जेडाई एफ की। वाल्को नाम के एक ट्रैवलर ने एफ को इस छोटे से प्लैनेट पर बुलाया था। यहाँ के कुछ गुंडे सेपरेटिस्ट ड्रॉइड्स की मदद से गांव वालों को परेशान कर रहे थे।
अमन के बदले ये गुंडे गांव के मुखिया की बेटी हारू और उसके होने वाले पति आंसू को उठाकर ले जाएंगे। हारू की बहन साकू को लगता है कि इन्हें गुंडों की मनमानी सहने के बजाय उनसे लड़ना चाहिए। इसी के चलते साकू ने उनके खिलाफ सीक्रेट अटैक प्लान किया। एफ और वैल को मेहमान बनकर सारी सिचुएशन पर नजर रखे हुए थे। अगली सुबह जब वो गुंडे हारू को लेने आए तब उनके भेजे ड्रॉइड्स ने साकू के हमले को फेल कर दिया। इस बगावत के बदले वो साकू को मारना चाहते थे कि तभी एफ ने अपने जेडाई पावर्स दिखाकर साकू को बचा लिया और फिर वॉल्को की मदद से सारे बदमाशों समेत ड्रॉइड्स का सफाया कर दिया। एफ समझ गई कि वॉल्को ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया था। आज भी इस तरह के कुछ जरूरतमंद और मजबूर लोगों को जेडाई वॉरियर्स की जरूरत थी। गांव वालों को उन गुंडों से बचाकर एफ अपने अगले मिशन पर निकल गई। एपिसोड 5 द नाइन्थ जेडाई। जेडाई ऑर्डर के खात्मे के बरसों बाद यूनिवर्स से मानो लाइट सेबर का नामो निशान मिट गया। बट प्लानेट हाई इजलान के राजा मार्ग्रेव जूरो, जो कि खुद भी एक जेडाई हैं, उन्हें अपने प्लानेट पर काइबर क्रिस्टल का वजूद मिला। काइबर क्रिस्टल के मिलते ही जूरो ने हाई इजलान पर लाइट सेबर बनाना शुरू कर दिया और गैलेक्सी में छुपे जेडाइज को मैसेज भेजकर हाई इजलान के टेम्पर पर बुलाया ताकि जूरो उन सिलेक्टेड जेडाइज को लाइट सेबर देकर नए जेडाई ऑर्डर्स की शुरुआत कर सके। ईथन और उसी की तरह 6 और मास्टरलेस जेडाइज उस मैसेज को सुनकर जूरो से मिलने चले आए, जहां उनकी मुलाकात जूरो के ड्रॉइड से हुई। इनका भरोसा जीतने इस ड्रॉइड ने ईथन को लाइट सेबर थमा दी। ये देखकर सबको पूरा यकीन हो गया कि जूरो वाकई में सच कह रहा था। फिर हमने देखा कि सेबर स्मिथ लाजिमा उसकी फोर्स सेंसिटिव बेटी कारा के साथ इन जेडाइज के लिए लाइट सेबर्स बना रहा था। यहाँ हमें लाइट सेबर्स की इंटरेस्टिंग ओरिजिन स्टोरी सुनने मिली कि लाइट सेबर्स का कलर और उसकी लेंथ उसे यूज करने वाले पर डिपेंड करती है। कारा एक नौसिखिया फोर्स यूजर होने की वजह से इसकी लाइट सेबर की लेंथ और कलर अनस्टेबल है। तभी यहाँ पर कुछ जेडाई हंटर्स ने आकर जीमा को पकड़ लिया। जीमा ने समय रहते कारा को सारे लाइट सेबर्स थमाकर उसे जूरो के पास भेज दिया था। कारा किसी तरह उन हंटर्स से बचते बचाते टेंपल के अंदर पहुंच गई और पापा से मिले इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वहां मौजूद जेडाइज को उनके लाइट सेबर्स दे दिए। लाइट सेबर्स एक्टिवेट होते ही हमने देखा कि ईथन को छोड़कर बाकी 6 बहरूपिये एक्चुअल में सिथ थे, जो जेडाइज की जगह लेकर यहाँ जूरो को मारने आए थे। सिथ का सच सामने आते ही जूरो, जो उसके ड्रॉइड के अंदर बैठा था, सबके सामने आ गया। फिर जूरो, ईथन और कारा ने किसी तरह सारे सिथ्स को हरा दिया। उनमें से एक भटका हुआ सिथ लाइट साइड को चूज करके इनके साइड हो गया। फिर जूरो ने इनके साथ मिलकर नए जेडाई ऑर्डर की शुरुआत की और सारे मिलकर कारा के पापा लाजिमा को सिथ्स की कैद से छुड़ाने चले गए। एपिसोड 6 TOB1। प्रोफेसर मिटाका और उनका बनाया ड्रॉइड TOB1 और टोबी एक बंजर प्लैनेट को फिर से हरा भरा बनाने उस पर रिसर्च कर रहे थे। टोबी को जेडाई नाइट बनने का बहुत शौक था। उसे हमेशा एक जेडाई होने के विजन्स या सपने आते थे। मिटाका ने टोबी को बताया कि जेडाई नाइट बनने से पहले इसे अपने लिए काइबर क्रिस्टल ढूंढना होगा ताकि वो उसकी मदद से लाइट सेबर बना सके। इसी काइबर क्रिस्टल की तलाश में टोबी मिटाका के मना करने के बावजूद भी उनके बेसमेंट में घुस गया, जहां उसे मिटाका की स्टारशिप मिली। स्टारशिप्स के कंट्रोल के साथ खेलते वक्त टोबी ने एक्सीडेंटली पास वाले इंपीरियल शिप पर सिग्नल भेज दिए। जेडाई का नाम सुनते ही एक सिथ अपने साथियों को लेकर इस प्लैनेट की तलाशी लेने चला आया। टोबी की इस हरकत को देखकर मिटाका उससे काफी गुस्सा हुए। यही टोबी को यह भी पता चला कि मिटाका खुद भी एक एक्साइल जेडाई हैं। मिटाका ने सिथ से टोबी को बचाने उसे अपने लाइट सेबर के पार्ट्स के साथ बेसमेंट में छुपा दिया। कुछ देर बाद बाहर आकर टोबी ने देखा कि सिथ ने उनकी लैब को तबाह कर मिटाका को मार दिया। अपने प्रोफेसर का सपना पूरा करने टोबी ने पूरी एनर्जी लगाकर मिटाका की रिसर्च कंप्लीट की। इनका प्लान काम कर गया और इस डेजर्टेड प्लैनेट पर फिर से जिंदगी पनपने लगी। रिसर्च पूरी होते ही टोबी ये भी समझ गया कि मिटाका ने उसकी लाइट सेबर का काइबर क्रिस्टल टोबी के अंदर छुपा कर रखा था। फिर टोबी ने उस क्रिस्टल को अपनी बॉडी से निकालकर लाइट सेबर को एक्टिवेट कर दिया। प्लैनेट के एनवायरनमेंट में हुए चेंजेस को देखकर वो सिथ यहाँ पर वापस आ गया और फिर इन दोनों के बीच लाइट सेबर ड्यूएल छिड़ गई। इसी लड़ाई के वक्त मिटाका ने टोबी के विनस में उसे जेडाई नाइट बनाया और फिर टोबी ने उस सिथ को ड्यूएल में हरा दिया। सिथ को मारने के बाद टोबी मिटाका की रिसर्च की मदद से गैलेक्सी के दूसरे डेजर्टेड प्लैनेट की मदद करने निकल पड़ा। एपिसोड 7 द एल्डर। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम जेडाई वॉर या जेडाई पर्च की बाद वाली स्टोरी को देख रहे थे। इस वाले एपिसोड में हम जेडाई ऑर्डर के शुरुआती टाइम को देखेंगे। सिथ लॉर्ड्स के खात्मे के बरसों बाद की कहानी। जेडाई नाइट टेजिन उसके पैडवन डैन के साथ आउटर रिम की छानबीन कर रहा था कि तभी अचानक उसे फोर्स के अंदर जबरदस्त डिस्टर्बेंस महसूस हुआ। इसकी छानबीन करने टेजिन और डैन पास वाले प्लैनेट हाबो पर उतर गए। हाबो के लोकल निवासियों ने बताया कि इनसे पहले यहाँ एक सस्पिशियस बूढ़ा या एल्डर आया था।
वह एल्डर अपने शिप को नीचे लैंड करके पहाड़ियों की ओर चला गया। डैन लोकल बच्चों को अपना गाइड बनाकर एल्डर को ढूंढने पहाड़ियों पर चला गया। टजिन उस एल्डर की शिप को ढूंढकर वहां उसके आने का इंतजार करेगा। टजिन उस एल्डर की शिप को देखते ही समझ गया कि वह जरूर एंशिएंट सिथ ऑर्डर का हिस्सा होगा। टजिन ने फौरन डैन को कांटेक्ट करके इसकी खबर दे दी, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। उस एल्डर ने डैन को लाइट सेबर ड्यूएल में हराकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। ये एल्डर किसी जमाने में सिथ्स का हिस्सा था, बट सिथ ऑर्डर के फॉल के पहले ही इसने उनके ग्रुप को छोड़ दिया था। टजिन डैन को बचाने फौरन पहाड़ों की ओर भागा। इसने किसी तरह अपनी सारी ताकत लगाकर डार्क फोर्स यूज करने वाले उस एल्डर को हरा दिया। मरने से पहले एल्डर ने उसकी शिप तबाह कर दी और फिर खुद भी धूल बन गया। वह एल्डर इस प्लैनेट पर किस लिए आया था, ये राज भी उसी के साथ चला गया। वापस लौटते वक्त टजिन ने डैन को बताया कि जेडाई नाइट्स को हमेशा दयालु होना चाहिए, वरना वो भी उस एल्डर की तरह करप्ट बन जाएंगे। एपिसोड 8 लॉप एंड ओशो। इंडस्ट्रियल तरक्की करने के चक्कर में प्लैनेट टाउ के निवासियों ने एम्पायर को अपने प्लैनेट पर बुलवाया। एम्पायर ने आगे बढ़ने में इनकी मदद तो की, पर धीरे धीरे वो इनके सारे नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने लगे। लॉप नामी एक कैदी एम्पायर की पकड़ से छूटने में कामयाब हो गई। बाजार में चोरियां करते वक्त लॉप की मुलाकात टाउ के लीडर यासाबुरो से हुई। लॉप को देखते ही यासाबुरो की बेटी ओशो ने उसे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए मनवा लिया। 7 साल बाद यासाबुरो को अब फाइनली रियलाइज हो गया कि एम्पायर को अपने प्लैनेट पर बुलाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। यासाबुरो एम्पायर के बेस पर हमला करके उन्हें अपने प्लैनेट से भगाना चाहता था। दूसरी तरफ उसकी सगी बेटी ओशो का एम्पायर को फुल सपोर्ट था। उसे लगता है कि एम्पायर का यहाँ रहना इनके फ्यूचर पीढ़ी की तरक्की में मदद करेगा। और जहां तक रही बात एम्पायर की मनमानी की, वह कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर अपने पापा के पुराने विचारों से तंग आकर लॉप के मना करने के बावजूद भी ओशो ने इंपीरियल फोर्सेस ज्वाइन कर लिए। यह देखकर यासाबुरो ने इनकी पुश्तैनी अनामत ओशो की बजाय लॉप को सौंप दी। बरसों पहले यह लाइट सेबर एक जेडाई ने इनके एंसेस्टर्स के हवाले की थी। तब से ये इनके फैमिली का खजाना बन गई। इस रिचुअल को पूरा करते ही फैमिली की नई जनरेशन लाइट सेबर को यूज करना सीख जाती है। यासाबुरो ने यह लाइट सेबर लॉप को दे दी, विच मीन्स नाउ शी इज द चोजन वन। बस इनकी फैमिली को आगे बढ़ाने। इतना बोलकर यासाबुरो ओशो को समझाने यानी उससे लड़ने चला गया। लॉप के वहां पहुंचने से पहले लड़ाई में ओशो ने यासाबुरो को अंधा कर दिया। यह देखकर लॉप ने गुस्से में आकर ओशो पर हमला कर दिया। हमले में ओशो घायल हो गई, बट फिर इंपीरियल फोर्सेस उसे वहां से भगा ले गए। लॉप अब भी बस इतना ही चाहती है कि उनकी फैमिली किसी तरह फिर से एक साथ आ जाए। एपिसोड 9 अकाकिरी। सुवागी नाम का एक जेडाई अपने बचपन के प्यार प्रिंसेस मीसा से मिलने उसके प्लैनेट चला गया। मीसा की आंटी मसागो यानी किंग की बहन सिथ लॉर्ड थी, जिसने राजा को हटाकर महल पर कब्जा कर लिया था। इस इंसिडेंट के बाद प्रिंसेस मीसा महल से तड़ीपार हो गई। सुवागी को अजीब से पेनफुल विजन्स आ रहे थे, जिसमें हर बार वो किसी मास्क पहने शख्स को मरते देख रहा था। सुवागी और मीसा कुछ भाड़े के लोकल गाइड की मदद से महल के अंदर घुस गए। मसागो के साथ लाइट सेबर ड्यूएल करते वक्त सुबाकी को फिर से वो विजन्स परेशान करने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर मसागो ने मीसा को पकड़ लिया और अपने मास्क पहने गार्ड से सुबाकी पर हमला करवाया। विजन से रिकवर होते ही सुबाकी ने बिना कुछ सोचे समझे मसागो के सारे गार्ड्स को मार दिया। अनफॉर्चुनेटली मसागो ने चुपके से मीसा को मास्क पहनाकर गार्ड्स के बीच खड़ा कर दिया था। मतलब उन गार्ड्स के साथ साथ सुबाकी ने मीसा को भी मार दिया। सुबाकी समझ गया कि उसके विजन्स में दिखने वाली वो मास्क लेडी मीसा ही थी। ये देखकर सुबाकी पूरी तरह से टूट गया। इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर मसागो ने सुबाकी को ऑफर दिया कि अगर वो डार्क साइड को ज्वाइन करके मसागो का अप्रेंटिस बनेगा तो ये डार्क साइड ऑफ द फोर्स की मदद से मीसा को फिर से जिंदा कर देगी। मीसा की जान बचाने की खातिर सुबाकी मान गया और मीसा के जिंदा होते ही वो मसागो का अप्रेंटिस बन के वहां से चला गया। और यहाँ होता है एपिसोड 9 खत्म। स्टार वॉर्स विजन्स। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था ये। होपफुली इसके और भी सीजन्स आएंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन। And may the force be with you.